Yeah, hi. My name is Prithvi Gidwani, and I am a tax consultant in one of the Ahmedabad-based firms, Legal Sahayata. We also have our website legalsahayata.com for various tax compliances services like indirect tax compliances, direct tax compliances, accounting, audit, or any MCA related services. You can definitely visit our website www.legalsahayata.com. Right. So today's session is on refunds. कि आपको रिफंड्स कब मिलते हैं, राइट। सो इनकम टैक्स में तो आपने सुना होगा कि रिफंड्स आपको आते हैं कि व्हेन यू हैव एक्सेसली पेड द टैक्सेस, आपने टैक्सेस एक्सेस पे किए हैं तो आपको इनकम टैक्स में रिफंड वापस मिल जाता है, राइट। जीएसटी में आपको रिफंड्स मिलता है, यस आपने सुना होगा जीएसटी में आपको रिफंड्स मिलता है। तो जीएसटी में देयर आर 12 डिफरेंट टाइप्स के आपको रिफंड मिलेगा। ऐसे 12 तरीके हैं जहां आपको रिफंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वन इज एक्सेस कैश लेजर। अगर आपके कैश लेजर में एक्सेस पैसा है तो वो आप अपना RFD 01 अप्लाई करके उसका आप रिफंड ले सकते हैं। सेकंड इज रिफंड ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि यदि आपका सेल्स पे टैक्स रेट कम है और परचेज पे टैक्स रेट ज्यादा है तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है यू कैन डेफिनेटली क्लेम द रिफंड। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स, आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसपे टैक्स रेट आपका है 12%, लेकिन वो प्रोडक्ट आप परचेज कर, उसका रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो और उस पे टैक्स रेट है 18%, राइट। सो द डिफरेंस अमाउंट 12% माइनस 18%, द 6% यू कैन डेफिनेटली क्लेम एज रिफंड। बट आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है एक्सपोर्ट्स, राइट। तो एक्सपोर्ट्स पे रिफंड हमें कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। मैंने अपने एक सेशन में बताया हुआ था कि जैसे सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, राइट। एक होता है डोमेस्टिक सेल्स, जो है सेल्स विद इन द कंट्री। अगर हमारे कंट्री के बात करें तो सेल्स विद इन इंडिया इज नोन एज डोमेस्टिक सेल्स, राइट। टेकिंग गुड्स from one particular country to another particular country is known as exports, right। exports का मतलब क्या हुआ कि एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में गुड्स, राइट, आप गुड्स लेके जाएं, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स के केस में हमें रिफंड्स कैसे मिलेंगे ये हम लोग आज समझेंगे। सो हियर वी विल डिस्कस कि हमको एक्सपोर्ट्स के केस में रिफंड्स कैसे मिलेंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट रिफंड्स ऑन एक्सपोर्ट्स, तो इसमें हमारे दो टाइप आ जाते हैं। एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स and exports without payment of tax। एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है और एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है, राइट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स रिफंड हमें कौन देगा। तो रिफंड हमें कस्टम्स डिपार्टमेंट देगा, राइट। सी, बेयर एक्ट में सारा कुछ लिखा हुआ है, राइट। एक प्रोफेशनल का काम क्या है कि बेयर एक्ट को पढ़ के उसको सिंप्लीफाइड करके कैसे एक लेमैन या एक बिजनेसमैन को एक्सप्लेन करना। सो हियर आई वोंट बी यूजिंग एनी सेक्शंस और एनी रेगुलेशंस, मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा। आई एम एज इफ कि मैं, मेरे जो एक क्लाइंट है या जो मेरे फ्रेंड है उनको मैं जो एक लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मैं उसी तरीके से समझाऊंगा आपको, राइट। सो एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में हमें रिफंड देता है कस्टम्स। कस्टम्स का जो पोर्टल है उसे कहते हैं आइस गेट, राइट। और एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में हमें जो रिफंड देता है दैट इज जीएसटी डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले रिफंड लेने के पहले आप ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए कि एक्सपोर्ट्स के केस में आपको जो
विथ पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में जो रिफंड देता है वो है कस्टम्स, और विदाउट पेमेंट के केस में जो आपको रिफंड देता है वो है जीएसटी डिपार्टमेंट। एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स को हम लोग कहते हैं LUT, के हम लोग वो एक्सपोर्ट्स पे अगर कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे तो वी वुड हैव टू फाइल अ फॉर्म लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसे काफी सारे कंसल्टेंट्स कहते हैं लूट, LUT। तो ये फॉर्म फाइल करेंगे तो एक्सपोर्ट्स पे हमको टैक्स भरने की जरूर नहीं पड़ेगी, राइट। सो बेसिकली देयर आर टू रिफंड्स ऑन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में हमको जो अथॉरिटी रिफंड देगी उसका नाम है कस्टम्स, और एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में हमको जो अथॉरिटी रिफंड देगी उसका नाम है जीएसटी डिपार्टमेंट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन केस ऑफ रिफंड्स ऑन एक्सपोर्ट्स, राइट। सो आई विल टेक द सेशन on exports with payment of tax। हम लोग वीडियोस बनाएंगे कि LUT के केस में भी कैसे रिफंड्स लेना है, बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में कैसे हमको टैक्स भरना है, कैसे हमको रिफंड लेना है, और क्या क्या कंसीडरेशंस हैं जो हमें फुलफिल करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप टैक्स चार्ज करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे तो अपने आप रिफंड आ जाएगा। नो, देयर आर सर्टेन कंसीडरेशंस जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रिसीव द रिफंड बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। सो एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर मैं आपको बेसिक से समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज की चीज एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, आपने 100 रुपीज के गुड्स, आपने 100 रुपए का माल आपने एक्सपोर्ट किया, राइट। अब जैसे कि नाम, एज द नेम सजेस्ट, एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट्स पे आपको टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, राइट। सो द थिंग इज, आपको एक्सपोर्ट्स पे आपको टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। गया था तो एक्सपोर्ट्स आपने सपोज 100 रुपीज का गुड्स आपने एक्सपोर्ट्स किए, राइट। सो एक्सपोर्ट्स आपने 100 रुपीज के गुड्स किए, अब 100 रुपीज पे आपको टैक्स रेट चार्ज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट का टैक्स रेट है 18%, तो आप 18% 100 रुपीज पे चार्ज कर रहे हैं। द अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस इज 18%। 18% आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अब ये 18% पे करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज के गुड्स आपने परचेज किए हैं फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज के, ₹60 पे आपने जीएसटी भरा है फॉर एग्जाम्पल 12 रुपीज, 12 रुपीज आपने जीएसटी भरा है। तो परचेज पे आप जो जीएसटी भरते हैं उसे कहते हैं जीएसटी की टेक्निकल लैंग्वेज में आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो ये 18 रुपीज भरने में आप अपना आईटीसी 12 रुपीज को यूटिलाइज करेंगे, राइट। जो आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुके हैं परचेज पे, वो आपका बन जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। तो वो आईटीसी को आप यूटिलाइज करेंगे तो डिफरेंशियल अमाउंट जो आप भरेंगे दैट इज 6 रुपीज। अब ये 6 रुपीज आप दो तरीके से पे कर सकते हैं। वन इज एक्यूमुलेटेड आईटीसी। एक्यूमुलेटेड आईटीसी का मतलब है कि पीछे आपने जो भी आईटीसी कलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल पास्ट में आपने काफी सारी परचेजेस की हैं, उसका आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, राइट। सो दैट आईटीसी यू कैन यूटिलाइज फॉर दिस पेमेंट ऑफ 6 रुपीज। अगर आपके पास पास्ट में कोई आईटीसी नहीं है देन यू हैव टू मेक योर कैश लेजर यूटिलाइज। आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। कैश में पेमेंट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप गवर्नमेंट को कैश में पे करेंगे, उसका मतलब है कि आप अपना चलन भरेंगे और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से जाएगा, दैट इज नोन एज कैश में भरना, राइट। सो दिस 6 रुपीज यू विल पे बाय कैश और एक्यूमुलेटेड आईटीसी। अब जैसे ही आप ये 6 रुपए भरेंगे, जैसे ही अगर आप ये 6 रुपए भरेंगे, ठीक है, तो ये वाला आपका रिफंड ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज।
अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे आ जाएगा, तो ये कैसे आ जाएगा उसका प्रोसेस पूरा का पूरा अलग है कि भाई कैसे आएगा, उसमें हमको काफी सारे कंसिडरेशंस करने पड़ेंगे। जैसे ही आप ये 6 रुपीज पे करेंगे, ये 18 रुपीज आपको एक महीने के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, राइट। सो हियर वी विल अंडरस्टैंड कि आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगा। अब एक्सपोर्ट्स आप कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक थिंग इज आपको ये 18 रुपीज जो आपको अगर आपके, चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सपोर्ट्स के केस में आपको जैसा मैंने बताया कि 18 रुपीज आपके केस में आ जाएगा, राइट। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सपोर्ट्स अंडर एलयूटी भी बता देता हूं कि एक्सपोर्ट्स अंडर एलयूटी, एक्सपोर्ट्स अंडर एलयूटी में कैसा होगा कि आप एक्सपोर्ट्स में कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। जैसे आपने वहां पे 18 रुपीज पे किया तो आप एक्सपोर्ट्स पे कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे, राइट। बट गवर्नमेंट यहां पे क्या बोलती है कि भले आप एक्सपोर्ट्स पे टैक्स पे ना करो, बट जो परचेज पे आपने जो टैक्स भरा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा, राइट, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। अब परचेज कैसी कैसी तरह की होती है? सबसे पहली परचेज होती है इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब क्या? जो भी गुड्स आपके बिजनेस में यूटिलाइज हुआ है वो, राइट। सेकेंड थिंग इज इनपुट सर्विसेज। इनपुट सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? सेवाएं। सेवाएं का मतलब क्या कि जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज करते हैं, जो भी आप बैंकिंग सर्विस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस होता है, उस पे जीएसटी लगता है। आप जो भी आप जो भी सर्विसेज, जैसे आप सीएचए सर्विसेज लेते हैं, फ्रेट सर्विसेज लेते हैं, तो वो सारी सर्विसेज पे जो भी जीएसटी है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। बट एक चीज पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा, दैट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हुआ? दोज गुड्स विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। ऐसे गुड्स जो हमारे बिजनेस में हम उसको वापस नहीं बेचते हैं, राइट। जैसे कि आपका एयर कंडीशनर हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस में यूज करते हो, अगर फैक्ट्री पर्पस से बताऊं तो आपका मशीनरी हो गया, तो दोज आर योर कैपिटल गुड्स। तो यहां पे जीएसटी लॉ ने कैपिटल गुड्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि जो भी आप अपना टैक्स कैपिटल गुड्स पे भरेंगे वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, राइट। सो ये जो है डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स? एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में कैसा है कि जैसे आपने जैसे आपने अपना लायबिलिटी डिस्चार्ज किया, वैसे ही एक्सपोर्ट्स पे जो आपने टैक्स एड ऑन किया है वो आपको पूरा पूरा रिफंड आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि आप 100 रुपए का माल एक्सपोर्ट करो, उस पर 18% टैक्स रेट चार्ज करो, तो वो पूरा का पूरा आपको रिफंड आ जाएगा, राइट। एक्सपोर्ट्स ऑन एलयूटी, तो एलयूटी पे क्या है? आप एक्सपोर्ट्स पे तो कोई टैक्स भर नहीं रहे, राइट, बल्कि जो परचेज है उस पे आपको सारा का सारा टैक्स वापस मिल रहा है। कौन सा टैक्स आपको वापस मिल रहा है? इनपुट्स का वापस मिल रहा है, इनपुट सर्विसेज का वापस मिल रहा है, और कैपिटल गुड्स का आपको वापस मिल रहा नहीं है, राइट। सो नो रिफंड ऑफ कैपिटल गुड्स, ओनली रिफंड ऑफ इनपुट्स एज वेल एज इनपुट सर्विसेज, राइट। सो यहां पे हम लोग समझेंगे कि ये रिफंड हमें कैसा मिलेगा। तो ये रिफंड के लिए हमें एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी RFD 01। जैसा कि मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया कि ये जो रिफंड है LUT पे, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स पे, तो जीएसटी डिपार्टमेंट हमें रिफंड देगा। जीएसटी डिपार्टमेंट हमें कैसे रिफंड देगा? ये ऑटोमेटिक रिफंड नहीं है, इसमें आपको RFD 01 एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। इसमें आपको 10 डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका एनेक्चर बी हो गया, जैसे आपका स्टेटमेंट 3 हो गया, जैसे कि आपका GSTR 2A हो गया, जैसे कि आपका GSTR 2B हो गया, LUT हो गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी in filing RFD 01, then you can definitely take help of our paid services. You can definitely call on 800-28-250। आप इंडिया के कोई भी पार्ट में हैं,
राइट, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ RFD01। LUT के केसेस में अगर आप फंस रहे हैं कि अगर हमें समझ में नहीं आता, हमारा कंसल्टेंट प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर रहा, बार बार DM पे DM आ रहे हैं, देन यू कैन टेक अवर सर्विसेज by calling on this number 8000002825, राइट। आपके क्रेडेंशियल्स काफी सिक्योर्ड रहेंगे और काफी कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, ये हमारा गारंटी है। एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज टू यू। हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, वी गारंटी यू कि आपका रिफंड आके ही रहेगा, राइट। सो दिस इज RFD01 के LUT के केस में एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में RFD01 एप्लीकेशन करनी पड़ती है तो हमें रिफंड मिल जाता है। सो ये मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। हम लोग एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसपे आई विल ब्रीफ द डॉक्यूमेंट्स के एनेक्स्चर बी कैसे बनता है, स्टेटमेंट GSTR 2A को कंसोलिडेटेड GSTR 2A कौन से कैसे निकालने का, सॉफ्टवेयर से निकालने का या डायरेक्ट पोर्टल से निकालने का, EGM का डेटा कैसे लेने का, दैट एवरीथिंग आई विल ब्रीफ यू राइट इन डिटेल इन अनदर वीडियो। ये वीडियो का हमारा मेन पर्पस है टू एक्सप्लेन एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि काफी लोगों को परेशानी है कि वो लोग टैक्स भर देते हैं बट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू कंसिडरेशंस उनका रिफंड वापस नहीं आ पाता। सो वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज चाहिए यू कैन ऑल्सो क्लेम दैट, राइट। आप हमारे प्रीपेड सर्विसेज ले सकते हैं और आपको अगर वीडियो पे से समझ में आ रहा है सो यू कैन डेफिनेटली कैरी ऑन विद द वीडियो। सो एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। अब एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या क्या कंसीडरेशन करें, कैसे हमें ये टैक्स वापस आना चाहिए, तो इसमें आपको दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा बॉस। GST रिटर्न फाइलिंग एंड सेकेंड थिंग इज आइस गेट। सो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि GST रिटर्न, अब GST रिटर्न कितने तरह के होते हैं, GSTR1, या ये वीडियो में हम लोग आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि कौन से इनपुट्स डालने हैं जिससे आपका रिफंड ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वापस आ जाए। GSTR1 एंड सेकेंड इज GSTR3B। सो GST रिटर्न में अपन को ध्यान रखना है कि GSTR1 प्रॉपर बेस पे फाइलिंग होना चाहिए और GSTR3B में जो भी लायबिलिटी हमने GSTR1 में खड़ी की है वो लायबिलिटी पूरी की पूरी GSTR3B से डिस्चार्ज हो जानी चाहिए। आई एम टेलिंग यू अगेन कि GSTR1 में जो भी लायबिलिटी हमने खड़ी की है, राइट, जो भी लायबिलिटी, ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मैटर ऑफ कंसीडरेशन है, पॉइंट का भी डिफरेंस होगा तो आपका रिफंड अटक जाएगा। आई एम सो श्योर अबाउट इट, राइट। सो GSTR1 में जो भी लायबिलिटी आपने खड़ी की है दैट लायबिलिटी हैज टू बी डिस्चार्ज विथ GSTR3B, राइट। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक्सपोर्ट किया 100 रुपीज का विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसमें आपने लायबिलिटी खड़ी की 18 रुपीज। आपने GSTR1 फाइल कर दिया 18 रुपीज से, बट समहाउ ये आपका लायबिलिटी GSTR3B में फुलफिल नहीं हुआ। सपोजिंग आपने GSTR3B में इसको आपने पे किया, सपोजिंग 17.9 रुपीज आपने पे किया। अगर 0.1 का भी डिफरेंस होगा तो आपका रिफंड अटक जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे होगा, यार मैंने आपको एग्जांपल दिया है 18 रुपीज का, राइट। जरूरी नहीं है हर एक केस में इतना सिंपल हो, लोग काफी सारा एक्सपोर्ट करते हैं, काफी बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती है, पॉइंट का भी डिफरेंस उनमें GSTR1 में रह जाता है तो वो रिफंड अटक जाता है। दैट इज अ सीरियस मैटर ऑफ कंसिडरेशन, राइट। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहली बात जो आपको GSTR1 फाइल करना है, ध्यान से सुनना। काफी कंसल्टेंट्स GSTR1 जो फाइल करते हैं वो कमर्शियल इनवॉइस के बेस पे फाइल करते हैं,
दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड ऑफ फाइलिंग GSTR1। कमर्शियल इनवॉइस में आपको क्या ही मिल जाएगा? शिपिंग बिल नंबर मिलेगा, पोर्ट कोड मिलेगा, चलो पोर्ट कोड मान लिया आपको मिल गया, शिपिंग बिल नंबर मिलेगा, शिपिंग बिल डेट मिलेगा, राइट? नहीं मिलेगा ना। कब मिलेगा? जब शिपिंग बिल फाइनल होगा, राइट? तब आपको वो सारी चीजें मिलेगी। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि जो भी आप एक्सपोर्ट्स के केस में GSTR1 फाइल कर रहे हैं वो आप शिपिंग बिल के बेस पे फाइल करें, राइट? ये थंब रूल है, दैट इज अ गोल्डन रूल कि GSTR1 अगर आप एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में कर रहे हो तो डोंट फाइल इट ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल इनवॉइस, फाइल इट ऑन द बेसिस ऑफ शिपिंग बिल, राइट? अभी ये पॉइंट डिस्कस हो रही है तो मैं एक और पॉइंट का आपको मैं ब्रीफ कर रहा हूं कि कभी भी लोग, काफी कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स आके बोलते हैं पृथ्वी भाई GSTR, सॉरी नॉट GSTR, कमर्शियल इनवॉइस में हम लोग एक सीरीज इनवॉइस का मेंटेन करें, शिपिंग बिल में हम लोग दूसरा सीरीज मेंटेन करें, चलेगा क्या? नहीं चलेगा बॉस। जो कमर्शियल इनवॉइस में आपको जो नंबर मेंटेन करना है, यू डोंट हैव टू मेंटेन टू सेपरेट सीरीज, यू जस्ट हैव टू मेंटेन वन सिंगल सीरीज ऑफ इनवॉइस नंबर। दैट इज अ गोल्डन रूल फॉर एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। और जो भी इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, पोर्ट कोड जो भी आप ले रहे हो, कमर्शियल इनवॉइस के बेसिस पे मत लेना, आप शिपिंग बिल के बेस पे लेना, तो ही आपका रिफंड आएगा, राइट? सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे आपने ये 17.9 भी पे करेंगे तो आपका 0.10 की वजह से आपका रिफंड अटक जाएगा, आपका रिफंड वापस नहीं आएगा, राइट? सो हम लोग, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि कैसे हम लोग इनपुट्स डालेंगे GSTR1 में। दिस इज अ प्रैक्टिकल सेशन। आपको मैं थियरी तो समझाऊंगा कि हाँ भाई इस तरीके से, बट आपको मैं प्रैक्टिकली भी वे में करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से आप डेटा फुलफिल करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट योर रिफंड। यस, फर्स्टली हम लोग देख रहे हैं कि जीएसटी पोर्टल पे क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, देन वी विल सी कि आइसगेट पे क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सो दिस इज अ वेबसाइट ऑफ जीएसटी, gst.gov.in जीएसटी पोर्टल है। सिस्टमैटिकली वी विल अंडरस्टैंड के कौन से कंसिडरेशंस आप कंसिडर करें। काफी लोग पोर्ट कोड डालना, अच्छा मैं आपको ये बात तो बताना ही भूल गया कि शिपिंग एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में अगर आप पोर्ट कोड नहीं डालोगे तो आपका डेटा ट्रांसमिट ही नहीं होगा। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। आप बोलोगे ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, राइट? तो आपको मैं बताता हूं कि क्या क्या चीजें इसमें कंपलसरी है। नवंबर, यहां पे आप सर्विसेज में जाएंगे, यहां पे आप रिटर्न्स में जाएंगे, रिटर्न्स डैशबोर्ड में जाएंगे। यस, नवंबर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि नवंबर का GSTR1 की मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स बता सकूं। नीचे अब जैसे कि ये वाला कॉलम है GSTR1, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आउटवर्ड सप्लाईज जी, एक्सपोर्ट्स को क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट्स को जीरो रेटेड सप्लाईज कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो रेटेड सप्लाईज। नील रेटेड सप्लाईज अलग होता है, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज अलग होता है और जीरो रेटेड सप्लाईज अलग होता है, बट एक्सपोर्ट्स को वी कॉल इट जीरो रेटेड सप्लाईज। बाकी की सप्लाईज क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिफरेंट सेशंस इन बाय मेकिंग डिफरेंट वीडियोस, राइट? बट मेक दिस श्योर कि एक्सपोर्ट्स को हम लोग जीरो रेटेड सप्लाईज कहते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक शिपिंग बिल है, राइट? सो यहां पे है B2B इनवॉइसेस, ये है B2C इनवॉइसेस, ये है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। अब एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में हम इसमें इंसर्ट करेंगे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। या अब ये क्या है, ये चीज आपको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आई विल प्रैक्टिकली गाइड यू कि इसका मतलब क्या है। ये सिंपली इतना बता रहा है, मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में हमें रिफंड कौन देता है? आइसगेट, कस्टम डिपार्टमेंट हमें रिफंड देता है। तो जो भी अपन जीएसटी में
इंफॉर्मेशन फाइल करेंगे वो इंफॉर्मेशन कस्टम्स माने आइस गेट से मैच होगी। अगर सारी डिटेल्स वैलिडेट होगी, अगर सारी डिटेल्स वैलिडेट करेक्टली हो रही है तो स्क्रॉल जनरेट होगा, और स्क्रॉल जनरेट होगा उसके 5-6 दिन के अंदर अपना पैसा अपने को वापस मिल जाएगा। राइट सो ये जो इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ इतना बता रही थी कि अपना जो जीएसटी पोर्टल है, देखिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप मेरा ये वाला पूरा वीडियो देखिए, यू विल बी एब्सोल्युटली क्लियर कि हमें रिफंड कैसे आएगा। राइट स्लो बाय स्लो हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि जो टेक्निकल बंदा है उसे भी समझ आए और जो लेमैन जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसे भी समझ आए। राइट इट विल टेक टाइम बट थिंग्स वुड गेट क्लियर। सो यहां पे हम लोग एक इनवॉइस एंटर करेंगे, किसके बेस पे? कमर्शियल इनवॉइस के बेस पे नहीं, शिपिंग बिल के बेस पे। एड इनवॉइस, फॉर एग्जाम्पल हमारा इनवॉइस नंबर है 1, सो यहां पे मैंने एंटर किया है 1। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट का इनवॉइस है 15 नवंबर 2024। अब ये इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर भले अपने कमर्शियल इनवॉइस में सेम है, बट हमको क्या फॉलो करना है? शिपिंग बिल। भूल जाओ कमर्शियल इनवॉइस को, भूल जाओ, जीएसटी रिटर्न फाइल कमर्शियल इनवॉइस के बेस पे करेंगे ही नहीं। वी विल ओनली टेक shipping bill as our bible and we will follow that particular shipping bill, right? so ये वाला इनवॉइस डेट भले आपके इनवॉइस कमर्शियल इनवॉइस और शिपिंग बिल में मैच हो रहा हो, बट स्टिल हम लोग कमर्शियल इनवॉइस फॉलो नहीं करेंगे, वी विल ओनली फॉलो शिपिंग बिल। तो ये हमने जो इनवॉइस नंबर डाला है वो ऑन द बेसिस ऑफ शिपिंग बिल ही डाला है। वी आर प्रिज्यूमिंग दैट 1 नंबर इनवॉइस 15 पोर्ट कोड। यस सो पोर्ट कोड क्या होता है कि जो पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका एक 6 डिजिट नंबर का कोड होता है। राइट जैसे फर्स्ट उसके 2 लेटर्स होते हैं IN मींस इंडिया का जो इनिशियल है वो, सेकंड लेटर है INSA फॉर एग्जांपल नावा शेवा। तो ये टेक्निकल कोड होता है जो पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे मल्टीपल पोर्ट्स का मल्टीपल कोड्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये शिपमेंट गया है नावा शेवा पोर्ट से, तो यहां हम लोग पोर्ट कोड एंटर करेंगे ही करेंगे। आप सारी इंफॉर्मेशन डाल दो, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाल दो, आप सिर्फ पोर्ट कोड मत डालो भैया, आई गारंटी यू रिफंड नहीं आएगा। रिफंड 110% रिफंड नहीं आएगा। ये पोर्ट कोड ही ऐसी चीज है जो वहां, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं खाली पोर्ट कोड ऐसी चीज है, सिर्फ पोर्ट कोड, सारी इंफॉर्मेशन इज गुड राइट, बट काफी कंसल्टेंट्स ऐसा करते हैं कि सारा इंफॉर्मेशन डालते हैं बट पोर्ट कोड ही डालना भूल जाते हैं। तो मेजर रीजन, द मेजर ग्लिच इज ऑफ पोर्ट कोड। पोर्ट कोड नहीं डालोगे तो आपका इंफॉर्मेशन कस्टम्स में ट्रांसमिट नहीं होगा। राइट तो पोर्ट कोड डालना बहुत कंपलसरी है और करेक्ट पोर्ट कोड डालना कंपलसरी है। यू कैन नॉट इंटर, आज मैं सिर्फ INNSSA डाल दूं, 1 नंबर ना डालूं, दैट इज इनकरेक्ट। आप गूगल सर्च करिए, आप आइसगेट में सर्च कीजिए कि आपका एग्जैक्टली पोर्ट कोड क्या है और वो पोर्ट कोड आपको करेक्टली एंटर करना पड़ेगा। यहां पे आप डालेंगे शिपिंग बिल नंबर, कहां से लेंगे? कमर्शियल इनवॉइस? नो, शिपिंग बिल। फॉर एग्जाम्पल आपका शिपिंग बिल नंबर है ये वाला, तो आपने शिपिंग बिल नंबर डाल दिया। शिपिंग बिल डेट ऑब्वियस है, शिपिंग हमेशा इनवॉइस बनने के बाद का होगा। तो फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 15 तारीख का इनवॉइस है तो हमारा शिपिंग आज ही गया हुआ है, दैट्स ओके, आज हमारा शिपिंग गया हुआ है तो 15 तारीख को हमारा शिपमेंट है। इनवॉइस वैल्यू इज द टोटल ऑफ टैक्सेबल वैल्यू प्लस IGST। IGST लाइक टैक्स, राइट, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ ये तो आपको मैं बताना ही भूल गया कि एक्सपोर्ट पे IGST ही लगता है। राइट इसका रीजन तो आपको पता है कि जीएसटी जो है, राइट, अगर सेम स्टेट में कर रहे हैं विद इन अ स्टेट तो CGST SGST लगता है, स्टेट चेंज होता है तो IGST लगता है। भैया जब स्टेट चेंज होता है तो IGST लगता है, तो यहां तो कंट्री चेंज हो रहा है तो आप CGST SGST कैसे लगाओगे? देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मैजिक, राइट। तो जो आपका कंट्री यहां पे चेंज हो रहा है तो यहां पे आपका IGST लगेगा। सो हियर IGST would be charged, और जो भी इनवॉइस वैल्यू है दैट इज टोटलिटी ऑफ योर टैक्सेबल वैल्यू प्लस योर टैक्स रेट। अब यहां हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 18% हमारा टैक्स रेट है और 100 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू है, सो अवर इनवॉइस वैल्यू वुड बी 118। यस आइए नीचे आइए, जैसे आपको मैंने बताया ना कि एक्सपोर्ट्स है तो इंटरस्टेट, राइट, इंटरस्टेट का मतलब क्या हुआ? इंटरस्टेट जैसे इंटरनेशनल मैच होता है, इंटरनेशनल का मतलब क्या हुआ? बिटवीन 2 कंट्रीज, इंटरनेशनल मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इंटरनेशनल बिटवीन 2 कंट्रीज, इंटरस्टेट बिटवीन 2 स्टेट,
राइट। सो एक्सपोर्ट्स बिटवीन टू कंट्रीज, सो दैट इज, यहां कुछ अलग से इन लोगों ने नहीं दिया था कि इंटर कंट्री का आपका स्टेट रेट वेरी करेगा, ऐसा नहीं है, इंटर स्टेट चलेगा, राइट। सो इंटर स्टेट होता है यहां पे सप्लाई टाइप, यहां पे इंट्रा स्टेट कभी नहीं आएगा, यहां पे इंटर स्टेट ही होगा। अब यहां पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स जाना है या एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जाना है, राइट। तो एक बार खोलिएगा ऑप्शन जी, यहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस है। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब एलयूटी वाला मैटर, जो आपको मैंने बताया कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपको रिफंड देगा। कैसे रिफंड देगा? ऑटोमेटिकली रिफंड नहीं देगा, आपको आरएफडी 01 आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे इनपुट्स मिलेगा, इनपुट सर्विसेज मिलेगी, बट कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, राइट। सो हम लोग यहां पे समझ रहे हैं एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। क्लिक कीजिए एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्सेस को जी। ये इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट है, इसे डालने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हमें नीचे कीजिए, यहां पे हमें 18% में टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, डालिए। यहां पे जैसे हमने टैक्सेबल वैल्यू डाली, टैक्स रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, राइट। सो 100 पे 18%, हां डालिए। अब उसको सेव कीजिए। 18 रुपीज हमने लायबिलिटी खड़ी की, यस। देखिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ये इनवॉइस नंबर हमने किया, यहां पे हमने 18 रुपीज लायबिलिटी खड़ी कर दी। अब जैसे उसको फाइल करेंगे, दैट मींस कि जीएसटीआर 1 में आपकी 18 रुपीज लायबिलिटी खड़ी हो चुकी है। यू हैव टू डिस्चार्ज दिस लायबिलिटी थ्रू द फॉर्म जीएसटीआर 3B, राइट। सो 18 रुपीज हमारी लायबिलिटी खड़ी हो चुकी है। बैक जाइए, राइट। सो नीचे जाइए, एक बार वापस खोलिए एक्सपोर्ट्स को। हाँ अब देखिए, एक सेकेंड। अब यहां पे आपको व्यू करना है कि आपकी सारी डिटेल्स डल गई है, तो आपको एडिट या डिलीट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर कि इनवॉइस नंबर होना चाहिए, इनवॉइस डेट होना चाहिए, पोर्ट कोड होना चाहिए, वो भी करेक्ट होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, बट पोर्ट कोड एब्सोल्युटली करेक्ट। शिपिंग बिल नंबर होना चाहिए, शिपिंग बिल डेट होना चाहिए, इनवॉइस वैल्यू होना चाहिए। एक्सपोर्ट्स में आपको सिलेक्ट करना है एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये चीज कंपलसरी होनी चाहिए। नीचे कीजिए, यहां पे है टैक्सेबल वैल्यू और उसका टैक्स रेट। अगेन आई विल रिपीट बिकॉज दिस इज अ गोल्डन रूल। किसके बेस पे आप ये इंफॉर्मेशन लेंगे? कमर्शियल इनवॉइस? नो, शिपिंग बिल, राइट। प्लीज मेक श्योर, हाँ, नहीं तो बड़े बड़े रिफंड इसमें अटक जाता है इस केस में, राइट। बैक जाइए। जैसे आपने एक्सपोर्ट्स की ये डिटेल डाल दी, नीचे जाइए, बैक जाइए। आपको इंश्योर करना है कि आप HSN कोड भी उसका डाल दो। HSN कोड अटकेगा तो रिफंड नहीं अटकेगा। जो भी इंफॉर्मेशन जानी थी वो एक्सपोर्ट के कॉलम में जानी थी, बट इट इज कंपल्सरी फॉर द बिजनेसेस टू एंटर मिनिमम 4 डिजिट्स HSN कोड। 5 करोड़ के टर्नओवर तो ठीक है 6 डिजिट से, बट 4 डिजिट का HSN कोड तो आपको एंटर करना ही है, राइट। सो HSN कोड आप एंटर कर दीजिएगा और उसे फाइल कर दीजिएगा। नीचे जाइए। नाउ वी विल शो यू अ प्रैक्टिकल केस। हम लोग जो ऑलरेडी हमने रिटर्न फाइल किया है, वी विल शो यू कि कहां पे ग्लिच आता है और कैसे रिटर्न फाइल होता है। नीचे जाइए, यस, बैक जाके अप्रैल के रिटर्न में जाइए। Q1 अप्रैल, नीचे देखिए ये आपका GSTR 1 है, व्यू कीजिए, यस। देखिए अब इनके जैसे 2 एक्सपोर्ट इनवॉइसेस थे, एंड कीजिए, यस, ओके कीजिए। नीचे सी 2 एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हैं, राइट, 1150 1151। अब ये 2 एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में ये वाला है। इफ सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 1151, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं 1151 का। 1151 में टैक्सेबल वैल्यू थी 1466,754 और IGST वैल्यू थी 264,015। दिस वी हैव मेक श्योर कि हम लोग ये शिपिंग बिल के बेस पे लें, राइट। अब इनका लायबिलिटी कितना बन रहा है? 2,64,015 रुपीज। 15 रुपीज? नो,
2,64,015.82 रुपीज। पॉइंट का भी यहाँ पे बड़ा महत्व है बॉस। 0.81 भी डालोगे ना तो 1 पैसे के लिए आपका रिफंड आपका अटक जाएगा, राइट। तो जो लायबिलिटी खड़ी की है वो लायबिलिटी को डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। अब देखिए 264,015.82 बैक कीजिए, एक सेकंड इसको वापस खोलिए, मैं बता रहा हूं इसमें कैसे हमने इसमें सारा का सारा इनपुट्स डाला हुआ है। नीचे कीजिए, देखिए यहां पे क्लिक करेंगे आप, एडिट में क्लिक करने की जरूर नहीं है, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कंफर्म कर रहे हैं कि सारा का सारा हमने डाला है कि नहीं डाला। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, इनवॉइस वैल्यू, नीचे जाइए, ये देखिए 18% टैक्स रेट में है और उनका रिफंड। अब ये फिगर आप ध्यान रखिएगा 264,015.82, राइट। बैक जाइए, नाउ वी विल सी हमने लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज की है। नीचे जाइए, अब आप GSTR1 फाइल करो, राइट। एक सेकेंड, आप GSTR1 फाइल करो तो आपको हमेशा ये चीज की ध्यान रखनी है, जैसे आप GSTR3 भी खोलते हो तो आप ये अजम्पशन में मत रहना कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां से ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगी, जरूरी नहीं है बॉस। पोर्टल्स में थोड़े बहुत ग्लिच हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि सारी लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेटेड होके नहीं भी आती है, राइट। तो हमेशा जब भी आप GSTR3 भी खोलें तो यू हैव टू चेक इट आउट, आपको अपना कंफर्मेशन श्योर रखना है। नो डाउट पोर्टल इज परफेक्ट, आई डोंट ब्लेम पोर्टल एनी हाउ एनी मोर, राइट। पोर्टल इज परफेक्ट, काफी पोर्टल परफेक्ट है, बट द थिंग इज आपको अपनी श्योरिटी रखनी है कि कभी कभी रश ज्यादा हो जाता है, राइट। कभी कभी लास्ट ड्यू डेट्स पे क्या होता है, काफी सारे क्लाइंट्स होते हैं वो लोग फाइल करते होते हैं, तो मे बी ओवरलोड की वजह से कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं, बट हमको हमेशा हमारा चेक फाइनल रखना है कि देखिए यहां पे हम लोग जैसे नीचे जाते हैं तो आउटवर्ड लायबिलिटी पे पहले हम लोग सिलेक्ट करें, आउटवर्ड लायबिलिटी के अंदर जाइए। यहां पे हमको देखना है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड टैक्स, राइट। देखिए यहां पे लिखा हुआ है टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड। यहां पे लिखा है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड। जीरो रेटेड मींस एक्सपोर्ट्स, राइट। तो एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स है, तो देखिए IGST में आ गया ये अमाउंट, 2 एक्सपोर्ट्स की वैल्यू थी, ठीक है। ये आपको कंफर्म करना है, मैनुअली आपको टोटल करना है कि इतना मेरा एक्सपोर्ट का हो रहा था और इतना मेरा लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का बन रहा है, राइट। कैंसिल कीजिए उसको, यस। नीचे जाइए, अब इनका देख लेते हैं, इन्होंने इतना कैसे इन्होंने लायबिलिटी डिस्चार्ज की है। इन्होंने पूरी की पूरी लायबिलिटी अपनी डिस्चार्ज की है क्रेडिट से, इनपुट टैक्स क्रेडिट से, बिकॉज उनके पास सफिशिएंट क्रेडिट होगी, सो ही हैज डिस्चार्ज द एंटायर लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ITC। देखो यहां पे ऑप्शन है ना, पेड थ्रू कैश। ये कैश किसका पे किया है, इनवर्ट लायबिलिटीज लायबल टू रिवर्स चार्ज। कुछ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है जिसपे रिवर्स चार्ज के बेस पे जो रिसीवर ऑफ सर्विसेज है उसको लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ती है। वी विल मेक सेपरेट वीडियोस ऑन इट, राइट। बट ये आप समझ जाइए कि इन्होंने पूरी की पूरी जो लायबिलिटी है वो ये क्रेडिट से डिस्चार्ज की हुई है। नो बैक, नीचे, हाँ देखिए यहां पे लिखा हुआ है पेड थ्रू क्रेडिट 429,735। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बॉस, पता कैसे चलेगा कि आपने जो लायबिलिटी खड़ी की है वो आपने पूरी की पूरी डिस्चार्ज की है, कैसे पता चलेगा? सो दैट सिस्टम इज ऑल्सो डिफाइंड। अब समझिए यहां पे जैसे आपने 3B फाइल किया तो आपको रिफंड्स ऑप्शन में जाना है, ऊपर सर्विसेज, रिफंड्स। रिफंड में एक टैब है ट्रैक स्टेटस ऑफ इनवॉइसेस डेटा टू बी शेयर्ड विथ आइसगेट, कि ये आइसगेट पे ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं। बॉस आइसगेट रिफंड देगा, उसके पास इंफॉर्मेशन ही प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं हुई है तो कैसे रिफंड देगा वो बताओ मेरे को, राइट। तो यहां पे ये क्या लिखता है, ट्रैक स्टेटस ऑफ इनवॉइस डेटा टू बी शेयर्ड विथ आइसगेट, वो ट्रैक करो कि ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं हुआ। जाइए फाइनेंशियल ईयर 24-25 अप्रैल सर्च कीजिए, यस। सी टोटल इनवॉइस प्रोसेस्ड फ्रॉम टेबल 6A ऑफ GSTR1। GSTR1 में हमने इतनी लायबिलिटी बताई, इनवॉइसेस ट्रांसमिटेड टू आइसगेट 429, सारा का सारा ट्रांसमिट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं मेन मुद्दा, यहां पे सपोजिंग 0.53 होता, आपका इनवॉइस ट्रांसमिट नहीं होता, और यहां पे आपको लिख के आता कि फर्स्ट पे और डिफरेंशियल लायबिलिटी ऑफ सो एंड सो एंड देन योर इनवॉइस विल गेट ट्रांसमिटेड, यहां पे आपको लिख के आता। सी
Invoices are not transmitted to IceGate due to missing shipping port details और incorrect port code. सब कुछ बता चुका हूं बॉस मैं, ठीक है. You can view details by checking error count, डाउनलोड, ठीक है, वो सब नहीं देखने का, बट अपने गलती करे क्यों बॉस, जब अपने को इतना पता है कि अपने पास परफेक्शन है, तो वाई टू मेक मिस्टेक. आप समझ जाइए ना कि इनकरेक्ट पोर्ट कोड है वो तो अपन डालने वाले हैं नहीं. जैसे आपको मैंने बताया कि पोर्ट कोड सबसे पहले करेक्ट चाहिए, राइट. तो आपको सबसे पहले पोर्ट कोड करेक्ट चाहिए, शिपिंग डिटेल्स करेक्ट चाहिए. तो अगर वो थोड़ा भी गलत हुआ तो आपका ये इनवॉइस ट्रांसमिट नहीं होगा, राइट. रिकमेंड एक्शन, यू कैन मेक द अमेंडमेंट, राइट. बट आई होप कि ये वीडियो के बाद किसी से भी गलती नहीं होगी बॉस, राइट. और गलती हो भी तो भी वी आर देयर, यू डोंट नीड टू वरी. अगर आपका रिफंड अटकता है, कॉल अस, राइट. इट्स नॉट एन इशू. सो यू कैन अमेंड दिस एरर्स इन 9 ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ में आप उसको अमेंड करते हो. पर हाँ, मैं एक चीज बताऊंगा, अगर आप गलत कर रहे हो फिर अमेंड भी गलत करोगे तो बस अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी. लाइफ गिव्स यू लिमिटेड चांसेस. जीएसटी पोर्टल पे ऐसा नहीं आप मल्टीपल टाइम्स अमेंडमेंट कर सकते हो. तो अमेंडमेंट करो तो सोच समझ के करना, कोई एक्सपर्ट की हेल्प लेके करना. और अगर नहीं समझ आ रहा, यू आर नॉट गेटिंग एन एक्सपर्ट, देन यू कैन रीच टू अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन. यहां मैं मेरी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, बट आई नो दैट देर आर मेनी एक्सपोर्टर्स जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग क्या वेव ऑफ भी करते हैं कि चलेगा, अब चले गया, हमारा कोई रिफंड का पैसा वापस नहीं लेके आ सकता, तो हम क्या करें, कहां से ढूंढें, राइट. सो वी आर हेल्पिंग दैट पर्टिकुलर एक्सपोर्टर्स जो फंसे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, राइट. सो इस तरीके से इनवॉइस ट्रांसमिट होगा. अब ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से जीएसटी रिटर्न फाइल होगा. ये कंसीडरेशंस आपको जीएसटीआर 1 में देखने हैं. इनवॉइस नंबर का ध्यान रखना है, इनवॉइस डेट का ध्यान रखना है, शिपिंग बिल नंबर का ध्यान रखना है, पोर्ट कोड का ध्यान रखना है, शिपिंग बिल डेट का ध्यान रखना है. ये 5-6 चीजों का आपको ध्यान रखना है. कहां से लेना है, कमर्शियल इनवॉइस से नहीं, शिपिंग बिल के बेस पे, राइट. जैसे आप शिपिंग बिल के बेस पे लोगे, जो लायबिलिटी आप जीएसटीआर 1 में खड़ी कर रहे हो, वो लायबिलिटी आप जीएसटीआर 3B के थ्रू इधर एक्यूमुलेटेड क्रेडिट या कैश से डिस्चार्ज कर रहे हो, तो आपका इनवॉइस आइस गेट पे ट्रांसमिट हो जाएगा. और जैसे ही आपका इनवॉइस आइस गेट पे ट्रांसमिट हुआ तो आपको रिफंड मिल जाएगा. नाउ वी विल सी कि जीएसटी में तो हमने सारे कंसीडरेशंस देख लिए. नाउ वी विल सी कि आइस गेट के कौन से कंसीडरेशंस है. नाउ वी विल टेक अप विथ आइस गेट. So this is IceGate portal. IceGate में एक्सपोर्ट के केस में सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आपका एडी कोड रजिस्टर होना चाहिए और आपका आईएफएससी कोड रजिस्टर होना चाहिए. एडी कोड रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आप माल एक्सपोर्ट करोगे, आप गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करोगे, तो जो भी आपको फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो फॉरेन एक्सचेंज कैसे आएगा, बैंक में आएगा, राइट. तो वो फॉरेन एक्सचेंज लेने के लिए आपको कंपलसरी एडी कोड का फुल फॉर्म क्या है, ऑथोराइज्ड डीलर कोड. तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन इज अ कंपलसरी पार्ट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स. एडी कोड रजिस्ट्रेशन के बिना आप एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एडी कोड रजिस्ट्रेशन. सेकेंड थिंग इज आईएफएससी कोड रजिस्ट्रेशन. आईएफएससी कोड रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज तो आपका जो फॉरेन बायर होगा वो आपको देगा, बट गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग आपको जो बेनिफिट्स दे रहे हैं, जैसे कि आपका ड्यूटी ड्रॉबैक हुआ, जैसे कि आपका रिफंड हुआ, आईजीएसटी रिफंड हुआ. आपको पता है ना, एक्सपोर्ट्स पे मैंने जैसे अपने दूसरे वीडियो में बताया कि एक्सपोर्ट में ये बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट. जो एनकैश कर सके वो ऐसे बेनिफिट्स होते हैं. ड्यूटी ड्रॉबैक एक हो गया, दो तरीके के होते हैं, आईजीएसटी रिफंड हो गया और ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, राइट. तो ये गवर्नमेंट के बेनिफिट्स लेने के लिए अपन को आईएफएससी कोड कंपलसरी रजिस्टर कराना होगा. एडी कोड कोई एक पोर्ट पे रजिस्टर कराओ, दैट विल सफाइस. पहले कैसा था, एडी कोड हर एक पोर्ट पे अलग अलग रजिस्टर करना पड़ता था. फॉर एग्जांपल आप नावा शेवा पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करो तो वहाँ आपको एडी कोड रजिस्टर करना पड़ता था. आप पेट्रापोल से करो तो वहाँ आपको एडी कोड रजिस्टर करना पड़ता था. बट नाउ द लॉ हैज़ बीन चेंज एंड द गवर्नमेंट हैज़ सेड कि यार इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूर नहीं है, एडी कोड कोई भी एक पोर्ट पे करोगे दैट विल सफाइस,
राइट हम भी हमारे क्लाइंट्स को यही ट्रांसपेरेंट सजेशन देते हैं कि बॉस एडी कोड आप कोई भी एक बैंक पे कराओ, और आईएफएससी कोड है वो आपको मल्टीपल पोर्ट्स पे कराना पड़ेगा। मल्टीपल पोर्ट्स आई मीन जो पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करो। पर एक कहावत है ना कि जब भी प्यास लगे ना तभी कुआं खोदने नहीं बैठना चाहिए। इसका मतलब है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको पता है कि मुंद्रा से आज मेरा माल जा रहा है, कल हो सकता है कि मेरा माल दिल्ली से जाए, कल हो सकता है कि मेरा माल पेट्रापोल से जाए, राइट। तो आपको पोर्ट कोड रजिस्ट्रेशंस पहले से ही करके रखने चाहिए। पोर्ट कोड रजिस्ट्रेशंस के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। अगर कोई भी आपसे मांग रहा है कि इसका एक पोर्ट का पर्टिकुलर चार्जेस, देन यू डोंट नीड टू वरी, यू कैन टेक अवर पेड सर्विसेज। हम लोग आपको हम लोग रेट दे देंगे जो आपका एडी कोड रजिस्ट्रेशन का होगा, दैट विल इंक्लूड मल्टीपल पोर्ट्स, राइट। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो पोर्ट कोड जो होता है वो मल्टीपल पोर्ट्स पे होना चाहिए आईएफएससी कोड रजिस्ट्रेशन, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ड्रॉबैक है और रिफंड है वो मल्टीपल पोर्ट्स के हिसाब से मिलेगा, तो वो मल्टीपल पोर्ट पे रजिस्टर होना चाहिए। बट एडी कोड है वो आप कोई भी एक पोर्ट पे करोगे, सो दैट विल सफाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन और पोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी एक्सपोर्ट्स, अगर आप एक्सपोर्ट्स की दुनिया में नए हैं, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सर्विसेज ऑफ एडी कोड और पोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन, यू कैन डेफिनेटली विजिट अवर वेबसाइट legalsahayata.com, और यू कैन डेफिनेटली कॉल टू अस ऑन 80000028 राइट। यू कैन रीच ऑन टू अस ऑन 80000028 यस। सो एडी कोड जो रजिस्टर होना चाहिए वो कोई भी एक पोर्ट पे होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए वो मल्टीपल पोर्ट्स पे रजिस्टर होना चाहिए। बट व्हाट वी रिकमेंड कि जो पोर्ट्स अलग अलग है, जिस पे आप कर रहे हो वो तो श्योर है, बट जिस पे नहीं भी कर रहे हो उसको आप रजिस्टर करा के रखो, कल को करने का हुआ तो फिर अचानक से उस पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूर ना पड़े। नाउ इन दिस वेबसाइट वेर वी विल सी कि एडी कोड रजिस्ट्रेशन कहाँ है, सो वी विल गो इन प्रोफाइल स्टेटस। सी यहां पे आप कंप्लीट योर प्रोफाइल में जाएंगे, यहां पे एक सेकेंड, यहां पे आप ऊपर जाइए, बैंक अकाउंट डिटेल्स में ये है रिफंड इंसेंटिव और ये है एडी कोड। यहां पे आप देखेंगे कि आपका एडी कोड रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सी इनका एक ही पोर्ट अप्रूव्ड है, इनका सॉरी एक ही पोर्ट पे एडी कोड रजिस्टर्ड है, दैट इज सफिशिएंट। सी जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इनका जो एक्सपोर्ट गया था वो नावा शेवा से गया था, बट उनका सी एडी कोड रजिस्ट्रेशन बॉम्ब 4 यानी मुंबई पोर्ट पे उनका रजिस्टर्ड है, दैट इज अप्रूव्ड, राइट। सो एक पोर्ट पे एडी कोड चलेगा। नाउ कम टू इंसेंटिव, दिस इज एडी कोड। नाउ अगेन वी विल सी ओवर हियर रिफंड इंसेंटिव, सी राइट। अभी इनको फिलहाल एक की जरूर है, तो दैट इज फेयर इनफ कि यहां पे सी इनका मल्टीपल पोर्ट्स है, नावाशेवा में भी उनका रजिस्टर्ड है, बॉम्ब 4 में भी उनका रजिस्टर्ड है। समहाउ कोई रीजन की वजह से नावाशेवा पे रिजेक्शन आ गया, बट एक पोर्ट उनका ऑलरेडी अप्रूव है, राइट। यहां पे उनका रीजन दिया होगा कि व्हाट आर द रीजंस, दैट व्हाट इज द रीजन कि क्यों उनका पोर्ट रिजेक्ट हुआ है। सो दिस इज द टू मेजर कंडीशंस कि एक आपका होना चाहिए कि आईएफएससी कोड रजिस्टर होना चाहिए, एक आपका होना चाहिए कि एडी कोड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइट। अब सेकंड कंडीशन जो ये है, वेट कि आपने जीएसटी रिटर्न फाइल किया, तो जीएसटी रिटर्न पे तो आपको मैंने बताया कि इनवॉइस ट्रांसमिट हो जाना चाहिए आइस गेट पे। अब मैं आपको बताता हूं कि इनवॉइस आइस गेट पे ट्रांसमिट हो जाता है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। जैसे ही इनवॉइस आइस गेट पे ट्रांसमिट हो जाता है तो वो आपका इनवॉइस आता है वैलिडेशन स्टेटस में, वो आपका इनवॉइस वैलिडेट होता है। वैलिडेशन में आपकी अलग अलग एरर्स आती है। अगर आपका परफेक्ट होगा तो आपको एरर मिलेगी SB000। अगर आपकी कोई एरर हुई तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरर का कोड जनरेट होगा जिसे कहते हैं एरर कोड। जैसे SB001 हो गया, मैं सारा ये सेशन में समझाऊंगा कि कौन सी एरर्स आपको जनरेट हो सकती है। SB001 हो गया, SB002 हो गया, SB003 हो गया, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि आपका वैलिडेशन में तो आपकी कोई एरर नहीं खड़ी है। अगर आपका वैलिडेशन में क्लियर हो जाता है, SB000 है, तो फिर आपकी गाड़ी चली जाएगी स्क्रॉल पे। स्क्रॉल
जैसे आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हुआ तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रॉल जनरेट होगा, तो वो आपको चेक करना है स्क्रॉल स्टेटस पे से कि आपका स्क्रॉल जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। स्क्रॉल का मतलब क्या हुआ कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए हो, आपका पैसा आने वाला है। स्क्रॉल जैसे ही जनरेट होता है विद इन 5 to 6 डेज ऑफ स्क्रॉल जनरेशन आपका पैसा आपको बैंक अकाउंट में आ जाता है, राइट। सो हियर वी विल चेक इन इंक्वायरीज, सर्विसेज पे, सर्विसेज में हम लोग जाएंगे, यहां पे हम लोग इंक्वायरीज में जाएंगे, सर्विसेज, यहां पे हम लोग इंक्वायरीज में जाएंगे, यहां पे आइसगेट इंक्वायरी सर्विसेज क्लिक कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे काफी सारे अपने को ऑप्शन दिख रहे हैं। होप सो वी विल मेक वीडियो ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, बट यहां पे आज हम लोग समझ रहे हैं एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वैलिडेशन एरर यहां से पता चलेगा, आइसगेट IGST वैलिडेशन इंक्वायरी। अब यहां पे अप्रैल के महीने में रिटर्न फाइल हुआ था, तो यहां पे अप्रैल का महीना सिलेक्ट करेंगे, यहां पे उनका जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक ही आएगा, हम लोग स्क्रॉल डाउन करके उसको सिलेक्ट करेंगे, और उनका पोर्ट था नावाशेवा, तो यहां पे हम लोग पोर्ट कोड डाल देंगे INNSA जी। सर्च कीजिए, देखिए इनके 2 शिपिंग बिल थे, राइट। यहां पे आ गया दोनों शिपिंग बिल नंबर, यहां पे आ गई दोनों शिपिंग बिल डेट, रिटर्न मंथ, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, रिस्पॉन्स कोड। मैंने जैसे कि कहा रिस्पॉन्स कोड SB000 हो 000, दैट मीन्स नो एरर ऑन वैलिडेशन। जैसे आपका SB000 होगा तो वैसे ही आपका स्क्रॉल जनरेट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये है अपना SB000। फर्स्ट वी विल सी कि इनका स्क्रॉल जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है अप्रैल में। लेट्स गो टू स्क्रॉल जनरेशन, फिर हम लोग समझते हैं जो बाकी की एरर्स है वो हम लोग बाद में समझते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। गो टू इंक्वायरीज, हाँ आइसगेट वैलिडेशन इंक्वायरीज, स्क्रॉल, ये स्क्रॉल जनरेशन, यहां पे जाइए, अप्रैल सिलेक्ट कीजिए, यस, फ्रॉम जाइए 1 अप्रैल जी, हाँ जाइए 7 अप्रैल, हाँ कीजिए नावाशेवा। ये थोड़ा सा एक ग्लिच है कि हमको 7-7 दिन का चेक करना पड़ता है। ये देखिए इनका जो, ये चलिए मैं आपको बताता हूं, ये प्रीवियस स्क्रॉल है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। देखिए ये जो है इनका प्रीवियस फरवरी का है, तो इस तरीके से स्क्रॉल जनरेट होता है। स्क्रॉल अमाउंट यहां पे लिखा हुआ होता है, स्क्रॉल स्टेटस एट PFMS। अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बैंक अकाउंट अपना एक प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, आप बैंक अकाउंट बार बार चेंज कर रहे हैं और आप बार बार IFSC कोड में अलग अलग बैंक अकाउंट ला रहे हैं, तो ये इशू आपको नड़ सकता है, ये इशू आपके बीच, ये आपके लिए दुविधा क्रिएट कर सकता है, राइट। सो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि यू बी फिक्स एट वन पर्टिकुलर बैंक अकाउंट, कि ये बैंक अकाउंट को मुझे स्टिक करके रहना है, और यही बैंक अकाउंट मेरा, चलो लाइफ टाइम तो नहीं बट फॉर अ पर्टिकुलर टेन्योर मेरा यही बैंक अकाउंट रहेगा, राइट। सो बैंक अकाउंट बार बार चेंज करोगे तो PFMS का इशू आपको आ सकता है, राइट। इनका PFMS एक्सेप्टेड है, स्क्रॉल स्टेटस एट PAO, राइट, ऑफिसर के लेवल पे भी एक्सेप्टेड है, और बैंक रिस्पॉन्स कोड इज सक्सेस, मतलब इनका जो भी पैसा है, ये वाला पैसा इनका 5 to 6 डेज में उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले GST में जैसे आप डेटा शिपिंग बिल के बेस पे डालेंगे, वैसे प्रॉपर अगर होगा सब कुछ, लायबिलिटी फुल डिस्चार्ज होगी तो आइसगेट पे ट्रांसमिट होगा, आइसगेट पे ट्रांसमिट होगा तो आइसगेट पे ट्रांसमिट होने के बाद उसका वैलिडेशन होगा, वैलिडेशन प्रॉपर होगा तो उस पर एरर कोड जनरेट होगा, एरर कोड अगर SB000 हुआ तो आपका नीट एंड क्लीन है, आपका कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स आपका स्क्रॉल जनरेट हो जाएगा, और स्क्रॉल जनरेट के विद इन 5 to 6 डेज आपके पैसा आपको बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगा, राइट। अब ये तो हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया कि कोई एरर नहीं है, SB000 है। व्हाट अबाउट अदर एस्पेक्ट्स, तरह तरह की एरर कौन सी है, आइए वो समझते हैं। जाइए वैलिडेशन में जाइए, अप्रैल में ही चले जाइए, 2024 अप्रैल, GST, देखिए यहां पे है, ये सारी एरर्स है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो है SB000 है, SB000 मीन्स
नो एरर ऑन वैलिडेशन, राइट। सबसे पहले है नो एरर ऑन वैलिडेशन SB 000। सेकंड, हम लोग थोड़ी सी को रिलेट करके देख रहे हैं, राइट। थोड़ा सा एरर्स अपने को रिलेट, क्योंकि काफी सारी एरर ऐसी जो मैचिंग है, वो मैं आपको समझाता हूं। SB 000 मीन्स एवरी इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। SB 001 और SB 005, अगर आप GST रिटर्न में शिपिंग बिल नंबर, पोर्ट कोड, राइट, शिपिंग बिल नंबर, पोर्ट कोड, या तो आप शिपिंग बिल नंबर, पोर्ट कोड या शिपिंग बिल डेट, ये तीन चीजों में अगर आप गलती करते हो तो आपकी ये एरर जनरेट होगी, SB 001, शिपिंग बिल नंबर, पोर्ट कोड या शिपिंग बिल डेट। अगर आप इनवॉइस नंबर गलत डाल रहे हो, इनवैलिड इनवॉइस नंबर, तो आपकी ये वाली एरर जनरेट होगी, SB 005, राइट। इनवैलिड इनवॉइस नंबर डालो तो उसका करेक्शन आप अमेंडमेंट कर सकते हो, पर सपोजिंग आपका ऐसा है कि टाइम चला गया है, राइट, कि आपको समझो 2022 या 2021 का आपका पेंडिंग है, अभी अगर इनवॉइस नंबर अमेंड नहीं करने दे रहा, तो उस केस में आपको कस्टम ऑफिसर को जाके मिलना पड़ेगा और उसको कॉन्कॉर्डेंस टेबल सबमिट कराना पड़ेगा, राइट। कॉन्कॉर्डेंस टेबल काफी कम कंसल्टेंट्स को पता है कि क्या होता है। फॉर दैट पर्टिकुलर टेक्निकल सर्विसेज यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल हेल्प यू आउट इन मेकिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्कॉर्डेंस टेबल, राइट। कि अगर ऐसे एक्सेप्शन केसेस हैं कि जहां इनवॉइस नंबर का दिक्कत है, कि जहां कुछ सर्कमस्टेंस के कारण आप इनवॉइस नंबर चेंज नहीं कर पा रहे हो, देन वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो अगर शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, पोर्ट कोड, ये तीन में एरर है तो SB 001 एरर आएगा। अगर इनवॉइस नंबर गलत डाला है तो SB 005 एरर आएगा। अब आप एक्सपोर्ट करते हो, आपके पास शिपिंग बिल आ गया, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक्सपोर्ट हो गया, राइट। शिपिंग बिल के साथ साथ आपको दो कंसीडरेशंस ये भी देखने पड़ते हैं कि अपना EGM भी फाइल होना चाहिए। EGM का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट एक ऐसा वो डॉक्यूमेंट है जो शिपिंग कंपनी फाइल करेगी कस्टम डिपार्टमेंट में कि आपका जो भी गुड्स है वो फाइनली शिप में लोड हो गया है एंड इज रेडी टू लीव द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट, राइट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो शिपिंग कंपनी कस्टम के पास फाइल करेगी और वो ऐसा एक आखिरी डॉक्यूमेंट है कि जो आपको इंडिकेशन देगा कि यस आपका एक्सपोर्ट डन हो चुका, आपका माल कंट्री छोड़ चुका। दैट इज एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। सेकेंड थिंग इज गेटवे EGM। एक होता है EGM, दूसरा होता है गेटवे EGM। गेटवे EGM का मतलब ये होता है कि अगर आप अपना एक्सपोर्ट ICD से कर रहे हो तो उस केस में आपको गेटवे EGM नंबर क्लियर कराना पड़ेगा, राइट। EGM और गेटवे EGM का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स हम लोग दूसरे वीडियो में फॉर श्योर क्रिएट करेंगे, बट एज ऑफ नाउ ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स वी विल आई हैव जस्ट क्लैरिफाइड यू कि क्या EGM होता है और क्या गेटवे EGM होता है, राइट। सो अगर EGM का इशू है, अगर आपका EGM फाइल नहीं हुआ तो SB 002 एरर आएगा। Exporter may approach the shipping lines airlines to file the EGM immediately. If EGM is already filed by shipping line airlines, then please contact customs to revalidate it. अगर दो चीजें हो सकती है, एक तो EGM फाइल नहीं हुआ, EGM फाइल नहीं हुआ तो फिर बात ही अलग है, फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। बट EGM फाइल हो चुका है, कस्टम्स आइस गेट पे अपलोड नहीं हुआ, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट टू योर CHA कि बॉस हमारा EGM तो फाइल हो गया है, हमारा माल भी चला गया है, बट समहाउ ड्यू टू सर्टेन टेक्निकलिटीज वो आइस गेट पे अपडेट नहीं हो पाया, राइट। काफी सारे क्लाइंट्स में हमारे ये इश्यूज आते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ अपडेशन उनका रिफंड अटक जाता है। सो वी हेल्प देम आउट कि आप अपने CHA को बोलो कि EGM अपडेट करवा देवे एंड मीनवाइल वी विल रेस अ टिकट इन आइस गेट और वो इशू सॉल्व हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। सो EGM अगर आपका हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्निकलिटीज आपका अपडेट नहीं हुआ तो उसमें कोई भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो अगर EGM का इशू हुआ तो SB 002 एरर आएगा और अगर गेटवे EGM का इशू हुआ तो SB 006 एरर आएगा। अगर आप ICD से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में गेटवे EGM जनरेट होगा और उस केस में SB 006 एरर आएगा।
So these are the major errors which you can face in case of exports with payment of taxes. Right? जाइए नीचे जाइए. हाँ, सो ठीक है, दैट इज फाइन, ये सब इतना मेजर नहीं है. अच्छा, वॉट वी हैव फेस्ड रिसेंटली इन वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, आई विल जस्ट लाइक टू शेयर विथ यू कि हमने सब कुछ करेक्ट फाइलिंग किया. SB00 आ गया, राइट, SB000 आ गया, बट साइड में एक चीज लिख के आया SBGST. अब हम लोग उसमें टेंशन में आ गए कि बॉस ये SBGST क्या है. दैट इज नॉट एट ऑल स्पेसिफाइड इन दिस. ये एरर्स में स्पेसिफाइड नहीं है वो चीज, राइट. तो वो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है कि जो आपका बड़ा एक्सपोर्ट है जिसपे आपका टैक्स पेमेंट काफी बड़ा है, राइट, जिसमें आपका टैक्स पेमेंट मटेरियल अमाउंट है, तो उस केस में द कंसर्न्ड ऑफिसर में रिस्ट्रिक्ट योर रिफंड. वो आपको रिस्की एक्सपोर्टर डिक्लेयर कर सकता है, राइट. रिस्की एक्सपोर्टर मतलब कि इतना सारा आपने माल एक्सपोर्ट किया, इतना बड़ा अमाउंट आपको टैक्स का अमाउंट रिफंड वापस आएगा, राइट. बट आपने उसके लिए जो क्रेडिट यूज की है वो आपने प्रॉपर की है, आपके GSTR 2A 2B में डिक्लेयर हुई है, वो एरर दिख रही है, वो फेक क्रेडिट तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा ये सब मार्केट में चलता होता है. सो द ऑफिसर्स हैव टू बी श्योर कि जो भी मैं रिफंड सैंक्शन करूं वो लोग श्योरिटी करके करें, राइट, कि वो लोग पीछे से उनको तकलीफ ना आए, कहने का मतलब, राइट. सो वी वुड गो अ बिट टेक्निकल फॉर दिस, राइट. हाँ, तो ये जो आपका रिफंड अटकता है ना, वो अटक सकता है डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स के बेस पे. देयर इज ए टेक्निकल लॉ, डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, DGARM करके एक अथॉरिटी है, मत जाइए उसमें इतना टेक्निकल. बट कभी भी आपको लगे कि SBGST करके एरर आई है, देन रीच टू अ पर्टिकुलर एक्सपर्ट, राइट. इफ नॉट देन यू कैन डेफिनेटली रीच टू अस. उस केस में हम लोग आपका रिफंड सैंक्शन करवा देंगे, कोई इशू नहीं होगा. बट जस्ट आपके नॉलेज सोर्स के लिए बोल रहा हूं कि ऐसे बड़े रिफंड्स के केस में DGARM रिस्ट्रिक्ट करता है अथॉरिटी के रिफंड सैंक्शन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बिना रिफंड सैंक्शन मत करो. फर्स्ट चेक के प्रॉपरली शिपिंग बिल है, राइट. अब शिपिंग बिल का मतलब ये तो नहीं हुआ कि एक्सपोर्ट हो गया है, तो उसका चेक करो कि भाई शिपिंग बिल के सामने उसके पास फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है, उसके पास फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है, राइट. अगर आ रहा है तो उसका प्रूफ क्या है, EBRC, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, राइट, कि बैंक एक ऐसा सर्टिफिकेट देगा कि यस ये आपने एक्सपोर्ट किया है तो इसका पैसा आपके पास आ चुका है. सो इस केस में the concerned authority may ask you to produce the bill of lading, export documents like commercial invoice, shipping bill and many more documents. वो आपसे verification ले सकते हैं और उसके बाद they will definitely sanction you. हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि उस केस में क्या होता है, उस केस में GST पोर्टल पे एक ऑटोमेटिक एप्लीकेशन जनरेट हो जाती है, दैट इज RFD01. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस पे ज्यादा एम्फेसिस अगर आप ना कर पाओ तो दैट इज ओके, बट जितना हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, मुझे वो सारा का सारा आपको आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कौन से टाइप की एरर्स प्रैक्टिकलिटी में आती है. तो आप अदर्स, आप जैसे आपको मैंने बताया कि 12 अलग अलग टाइप के रिफंड्स होते हैं, तो उसमें एक रिफंड होता है अदर्स. तो वो अदर्स के कॉलम में जाके रिफंड विथ पेमेंट ऑफ IGST नाम की एक RFD01 एप्लीकेशन अपने आप क्रिएट हो जाती है. जैसे ही वो अपने आप होती है उसके बाद आपको एक शो कॉज नोटिस आता है ऑफिसर का कि आप सारे के सारे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, राइट. बट इसमें बेस्ट थिंग ये है कि आप एक बार GST डिपार्टमेंट जाइए, अगर ऐसे केसेस में उनसे आप ऑफिसर से आप एक बार बोलिए कि हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन भी सबमिट कर रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग यू फिजिकली ऑल्सो, सारे ओरिजिनल इनवॉइस उनको बता दीजिए और उस तरीके से आपका रिफंड सैंक्शन या क्लियर हो जाएगा उस केस में. सो इस तरीके से भी रिफंड अटक सकता है, राइट.
यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स पे क्या क्या कंसिडरेशंस आपको कंसीडर करने चाहिए, जिसके बेस पे आपको अपना आईजीएसटी रिफंड वापस मिल जाएगा, राइट। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि आपने ये तो समझ लिया कि आईजीएसटी पेमेंट में आपको कैसे मिलेगा, पर आपको मैं ये चीज बता दूं कि कब आईजीएसटी और कब आईजीएसटी में जाना चाहिए और कब एलयूटी में जाना चाहिए, राइट। सी, एलयूटी में एक टाइम पीरियड होता है कि 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट, मतलब जब भी आपका शिपमेंट गया, लेमैन लैंग्वेज में जब भी आपका शिपमेंट गया उसके 2 साल के अंदर अंदर आप एलयूटी में अप्लाई कर लो। बट कभी ऐसा होता है कि आप एलयूटी में अप्लाई करना भूल जाते हो और आपके पास काफी सारी एक्यूमुलेटेड आईटीसी पड़ी है, क्रेडिट लेजर में काफी सारी आईटीसी पड़ी है, तो उस केस में यू कैन यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर क्रेडिट इन विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या होगा, एक्सपोर्ट पे आप टैक्स जोड़ेंगे, वो टैक्स डिस्चार्ज होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट से, आपको कैश में भरने की जरूर नहीं है, और ऑटोमेटिकली आपका आप ये सब कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो अपना वो वाला रिफंड आपको वापस मिल जाएगा। सेकेंड थिंग इज के एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में तब जाइए जब आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है, राइट। क्यों? क्योंकि विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको आईजीएसटी रिफंड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days मिल जाता है, राइट। तो अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है तो विथ पेमेंट ऑफ टैक्स इज द बेस्ट ऑप्शन, प्रोवाइडेड दैट यू आर फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस व्हिच हैज बीन एक्सप्लेन्ड टू यू, राइट। अदरवाइज आप एलयूटी के केस में जा सकते हैं। एलयूटी के केस में यू हैव टू फाइल अ रिफंड एप्लीकेशन RFD 01। एक्सपोर्ट का आपका जब हुआ उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको फाइल करना है, सर्टन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं आपको। रिफंड 60 days के अंदर, ऑफिसर के लिए लॉ है कि 60 days के अंदर जीएसटी ऑफिसर को वो वाला रिफंड आपको प्रोसेस कर देना है। सो आई हैव टोल्ड यू कि कौन से केसेस में एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स में जाना चाहिए और कौन से केस में एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट दैट इज एलयूटी में जाना चाहिए। सेकेंड थिंग मैं आपको ये बता रहा हूं कि देर इज नो 1-to-1 कोरिलेशन कि यार आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप आईजीएसटी आपने डिस्चार्ज किया, राइट। सो मैं आपको एक सिंपल वे में बोल सकता हूं कि जो क्रेडिट लेजर है ना, दैट इज अ वाटर पूल, राइट। वाटर पूल का मतलब क्या, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इतनी बाल्टी है, उसमें आप एक टब पानी डालोगे, आप दूसरा टब पानी डालोगे, राइट। तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा पानी मैंने कब डाला, सब कुछ मिक्स हो जाएगा ना। सो क्रेडिट लेजर इज लाइक अ वाटर पूल, राइट। कि एक बार क्रेडिट जमा हुई फिर अपने को लेना देना नहीं है कौन से इनवॉइस की जमा हुई है, क्या हुई है, राइट। वो क्रेडिट आप कोई भी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप समझो आपके पास पुरानी क्रेडिट पड़ी है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2017 की क्रेडिट पड़ी है, तो वो एक्सपायर नहीं होने वाली, दैट आर योर क्रेडिट पॉइंट्स एंड, और आप उसके हकदार हैं, राइट। सो यू कैन क्लेम दैट पर्टिकुलर क्रेडिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसका कोई एक्सपायरी नहीं होता कि आपने इतना परचेज करके रखा है, इतनी आपकी क्रेडिट पड़ी है, उतना आप उसको आप स्पेसिफिक टाइम में यूटिलाइज कर लो, नो। इट इज लाइक अ वाटर पूल, 1-to-1 आइडेंटिफिकेशन की जरूर नहीं है, आप आराम से उसको कैसे भी आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो, चाहे डोमेस्टिक सेल्स में, चाहे एक्सपोर्ट्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में। So this was the entire session regarding to exports with payment of tax. यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी सेवाएं हमारे से चाहिए, like direct tax compliances, indirect tax compliances, you can definitely visit our website legalsahayata.com. यहाँ पे आप टैब में सर्च करेंगे legalsahayata.com. So यहाँ पे हमारी ये वेबसाइट है and we are a group of professionals, right? और अगर आप वेबसाइट से हमें रीच नहीं कर पा रहे, देन सिंपली आई एम जस्ट गिविंग यू अ नंबर कि ये नंबर पे आप करके आप हमको रीच कर सकते हैं। 800002825 हमारा एक सिंपल मोटो है कि छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना टैक्स कंप्लायंस पार्टनर लीगल सहायता। वी आर एन अहमदाबाद बेस्ड फर्म। इफ यू वांट टू विजिट अवर ऑफिस यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस, हम लोग आपको विजिटिंग कार्ड भी देंगे एंड यू कैन, अगर आप कोई दूसरे स्टेट में बैठे हैं और आपको हमारी सेवाओं की जरूर है, देन वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट, राइट। सो आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।